नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज से हम शुरुआत करेंगे विजयनगर साम्राज्य की और जानने का प्रयास करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य किस तरह से दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक बना। दोस्तों, हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत ही ज़्यादा अराजकता फैली थी, क्योंकि उनकी जो विभिन्न नीतियाँ थी वो इस कदर असफल हुई कि बहुत सारे विद्रोह हम देखते हैं और 33 से ज़्यादा विद्रोह हम मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखते हैं, जिनमें से 27 से ज़्यादा विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। इन्हीं विद्रोह के स्वरूप कहीं मदुरै राज्य स्वतंत्र हो रहा है, तो कहीं पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगुआ बहमन शाह कर रहा है, तो उसी तरह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी कौन कर रहा है 1336 में, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। हम देखते हैं कि हरिहर और बुक्का पहले दक्षिण के ही एक छोटे से राजवंश, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, आगे देखेंगे, वहाँ पर ये दोनों मंत्री के तौर पर अपनी सेवा देते थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ पर आक्रमण किया तो ये दूसरे राज्य चले गए, और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ पर भी आक्रमण किया तो इन्हें बंदी बना लिया गया और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के पास दिल्ली भेज दिया गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के पास ये जाते हैं तो ये बहुत ही कूटनीतिक और कुटिल व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत ही आसानी से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और मोहम्मद बिन तुगलक को प्रभावित किया। मोहम्मद बिन तुगलक से इन्होंने कहा कि भाई, दक्षिण की स्थिति हम आपसे बेहतर जानते हैं, राजाओं को बेहतर जानते हैं, हम दक्षिण भारत को कंट्रोल कर लेंगे आपके लिए और हम हमेशा आपके लिए वफादार बने रहेंगे। अब मोहम्मद बिन तुगलक इनकी बातों में आ जाता है और इन्हें दक्षिण भेज देता है, और जैसे ही ये दक्षिण आते हैं तो अपने गुरु विद्यारण्य से मिलकर सबसे पहले वापस से हिंदू बनते हैं और फिर एक नए राज्य की स्थापना करते हैं, विजयनगर, जिसकी राजधानी होती है हम्पी। और इसी तरह विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत होती है और यहाँ पर 4 अलग-अलग राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत किसी एक राजवंश का सल्तनत काल नहीं है। दिल्ली सल्तनत में हम 5 अलग-अलग वंश देखते हैं, जिनमें गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश आता है। उसी तरह दक्षिण भारत के इस विजयनगर साम्राज्य में हमें 4 अलग-अलग राजवंश देखने को मिलते हैं, जिनमें संगम वंश 1336 से 1485, और फिर सुलभ वंश 1485 से 1505, फिर तुलु वंश 1505 से 1570, और अराविडु वंश, जो कि नाम मात्र के लिए रहता है लेकिन इसका भी कार्यकाल काफ़ी लंबा है, 1570 से 17वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक, यह यानी कि 1600 वाले सन के मध्य तक अराविडु वंश हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये तुलु वंश जो है, यहाँ पर का एक राजा रहता है सदाशिव राय और उसका एक मंत्री रहता है राम राय, जो कि उसका ही जीजा रहता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ये लोग मंदिरों, जो मस्जिदों या फिर मुस्लिम जनता पर काफ़ी अत्याचार भी करते हैं और थोड़े अलग ही टाइप का इनका शासन रहता है। तो जो संघ रहता है, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर वगैरह, वो सब मिलकर इन पर आक्रमण करते हैं तालीकोटा के युद्ध में, और इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में 1570 में ये तुलु वंश की बहुत ही बुरी हार होती है और इसके बाद में इस वंश का पतन हो जाता है। फिर अराविडु वंश नाम मात्र के लिए हमें देखने को मिलता है। तो खैर, ये तो राजनीतिक राजवंशों की बात है। अब हमें इन विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश जो हैं अलग-अलग, इनकी जानकारी हमें कहाँ-कहाँ से मिलती है। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत की पहले बात करेंगे। अब प्रमाणों में आपको तो पता ही होगा भैया, आप वीडियो बहुत पहले से ही देखते होंगे और भी वीडियो आपने देखे होंगे। आपको पता होगा, इतिहास को जानने के 2 टॉप स्रोत होते हैं, 2 टॉप सोर्स होते हैं। पहला होता है आर्कियोलॉजिकल, यानी कि पुरातात्विक। अब इसमें क्या आता है, इसमें कहीं किसी ने शिलालेख लिखवाया, कहीं से किसी की मुद्रा मिली, किसी ने कोई इमारत बनाई हो, कोई मंदिर या मस्जिद बनाई हो, उससे उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा आता है जो साहित्यिक है। साहित्यिक मतलब उसके काल में कोई रचना हुई हो, उसने कुछ लिखवाया हो, उसमें उसके बारे में कोई विवरण मिलता है। तो जो साहित्यिक है, ध्यान रखना, साहित्यिक स्रोत से ज़्यादा महत्व हमेशा पुरातात्विक स्रोत को मिलता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत सप्रमाण रहता है। साहित्यिक स्रोत में कोई कुछ भी लिख दे, हम
मान लेते हैं कि उसने कहा, लेकिन उसके 100% सत्य होने की चांस नहीं होते, उसकी निष्पक्षता के 100% चांस नहीं होते। खैर, यहाँ पर साहित्यिक स्रोत को देखते हैं बिना टाइम गवाए। और साहित्यिक स्रोत देखिए, मनुस्मृति, अल्लासानी, मनुचरितम, मनुस्मृति नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मनुचरितम, अल्लासानी, पेदन इसे लिखते हैं। और मनुचरितम किसी भी प्रकार का ये वो नहीं है भैया कि इसमें नियम कानून हो मनुस्मृति की तरह। इसमें हमें विजयनगर कालीन सामाजिक व्यवस्था और विशेष तौर पर जाति व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अमुत्य माल्यद, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये कृष्णदेव राय की रचना है और कृष्णदेव राय पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। बाबर जब आक्रमण करता है तो बाबर भारत के कुछ चुने गिने शासकों के बारे में विवरण देता है, जिनमें एक ये रहते हैं कृष्णदेव राय, एक बहमनी शासक के बारे में वर्णन करता है और राणा सांगा के बारे में वर्णन करता है। और इन सभी में वह सबसे महान और सबसे ताकतवर तत्कालीन सम्राट किसे मानते? कृष्णदेव राय को। तो एक आक्रमणकारी, एक वंश का संस्थापक, यहाँ पर बाबर छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। तो वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थे। इसमें विजयनगर कालीन राजनीति की जानकारी मिलती अमुत्य माल्यद में। मदुरै विजयम, तो मदुरै विजयम गंगा देवी की रचना है। गंगा देवी कुमार कंपन की वाइफ थी और कुमार कंपन बुक्का फर्स्ट, यानी कि जो हरिहर बुक्का संस्थापकों में जो बुक्का फर्स्ट है, उनके ये पुत्र थे। अब देखिए, इसमें कुमार कंपन द्वारा दक्षिण स्थित में जो मावर राज्य है या जो मदुरै है, आप मैप देखोगे तो आपको तमिलनाडु मिलेगा और तमिलनाडु में दक्षिण की तरफ आपको मिलेगा मदुरै। ठीक है, मदुरै, शिवगंगा जैसे शहर उसके आसपास है। मदुरै शुरुआत से ही एक सेंटर पॉइंट रहा है और आज भी दक्षिण के प्रमुख शहरों में से एक है। हम देखते हैं कि जो चोल, चेर और पांड्य राजवंशों में जो पांड्य राजवंश था, उनकी राजधानी थी मदुरै। और शुरुआती जो 300 से 100 बीसी से 300 एडी, जो 400 सालों का शुरुआती इतिहास जहाँ पर संगम साहित्य की रचना होती है, वह इसी पांड्य राज्य में होती है। और संगम साहित्य के 2 सम्मेलन भी मदुरै में होता है, एक उत्तरी मदुरै और एक तेन मदुरै में होता है। तो यहाँ पर मदुरै शहर अतीत से ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। तो इस शहर को जीतते हैं कौन? कुमार कंपन। और कुमार कंपन की वाइफ गंगा देवी इस बात का जिक्र कर रही हैं। अब गंगादास प्रताप विलासम गंगादास द्वारा ये रचित है और इसमें विजयनगर शासक देवराय सेकंड की मृत्यु के बाद फैली अव्यवस्था के समय विजयनगर राज्य पर बहमनी और गजपति शासकों के आक्रमणों का उल्लेख है। अब देखिए, सलुवा भीयदम राजनाथ की रचना है। अब यहाँ पर से सलुवा शब्द से ही आप समझ सकते हो, अगर आपको समझना आता हो, तो ये सलु वंश के द्वारा सत्ता प्राप्ति का उल्लेख है। और सलु वंश की शुरुआती जो राजनीति रही उनकी, उसकी जानकारी यहाँ से मिली है। अब देखो, पुरातात्विक स्रोत की हम बात करें ली, तो यहाँ पर बाघपलसी ताम्रपत्र अभिलेख हरिहर प्रथम ने यहाँ पर ये लिखवाया था। ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र पर इन्होंने अपनी बातें लिखवाई, उल्लेख करवाई। तो ये पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर आ रहे हैं। चित्रगुप्त अभिलेख संगम सेकंड के समय पर हमें देखने को मिलता है। अब इसमें संगम वंश के संस्थापक, उनके 5 भाइयों तथा उनकी वंशावलियों का उल्लेख मिलता है, किसमें? चित्रगुप्त अभिलेख में। चन्नाराय पटीना अभिलेख, देवराय सेकंड का ये अभिलेख है और इसमें देवराय सेकंड के विजय अभियानों का उल्लेख है। श्रीरंगम ताम्रपत्र अभिलेख देवराय सेकंड का ही ये अभिलेख है और इसमें भी हमें उसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। वहीं देवपल्ली अभिलेख इम्मादी नरसिंह या इम्माड़ी नरसिंह, जो कि तुलु या सुलु वंश का एक प्रमुख शासक रहता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब देखो, सिक्के की अगर हम बात करें तो सोने के सिक्के को या क्या कहते थे? बराट या बराह। बराह क्या होता है? सुअर, यानी कि जो भगवान विष्णु का बराह जो अवतार था भगवान विष्णु का, बराह किसको कहते हैं? सुअर को कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने यह बराह अवतार लिया था, तो इस अवतार से संबंधित सिक्के यहाँ पर हमें इनके मिलते हैं। अब देखो, बारह प्रकार के सिक्कों पर देवी देवताओं के साथ साथ कुछ विशिष्ट पशुओं जैसे हाथी, गेंडा, सांड, गंध बेरुंद के चित्र हमें अंकित मिलते हैं तथा सिक्के के निचले भाग पर नागरी कन्नड़ लिपि में शासक का नाम मिलता है।
सोने के छोटे सिक्के जिन्हें अर्धवराह या चतुर्थांश वराह भी कहते हैं, यह प्रचलित थे। अब देखो, हरिहर फर्स्ट या बुक्का फर्स्ट, वेंकटेश, बालकृष्ण तथा कृष्णदेवराय के सिक्कों पर हमें हनुमान जी का चित्र भी मिलता है। तो ये थोड़े से धार्मिक चित्र हमें मिल रहा है और ये हमें और कहीं ज़्यादा मिलते नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, वेंकटेश, बालकृष्ण और कृष्णदेवराय जी के सिक्के पर हमें हनुमान जी का चित्र मिल रहा है। अच्युत देव राय के सिक्कों पर गरुड़ का प्रतीक मिलता है, गरुड़। तो इनसे, इन सिक्कों पर जो प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, इनसे ये पता चल रहा है कि शैव और वैष्णव दो संप्रदायों के बीच इनकी दुनिया चल रही थी। तिरुमल के सिक्कों पर बराह का प्रतीक हमें मिलता है। बराह भगवान विष्णु का अवतार है। इससे ये साबित होता है कि ये जिस शासक के सिक्कों पर हमें बराह अवतार मिल रहा है वह वैष्णव पंथ का अनुयायी है। ठीक है, तो हमें सिक्कों से इस तरह की जानकारी मिलती है। और क्या मिलती है जानकारी? तो सिक्के अगर सोने के बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजा धनी है, क्योंकि उसके पास पैसा खूब होगा तभी वह सोने के सिक्के जारी करेगा। अगर धातु कमज़ोर है तो उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगता है, और अगर उसमें बहुत ही बारीक कलाकारी की गई है तो इससे उस समय की कला और विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सिक्के किन किन क्षेत्रों से मिले, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा सिक्के मिले उन क्षेत्रों में उसका सीधा राज्य था, और जिन क्षेत्रों में इक्के दुक्के सिक्के मिले तो कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों के साथ राजा का व्यापार होता था। तो यहाँ पर सिक्के काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। यही कारण है कि जो इंडो ग्रीक जो शासक हैं, शक हो, पार्थियन हो या जो सीथियन हो, पल्लव हो, कुषाण हो, शक हो, इनका जो आधार है जानने का, बेस है इनका, और जो इनकी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खास तौर पर कुषाण, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। किस लिए? वो मायने रखते हैं उनके सिक्कों के लिए। यही कारण है कि आपको कुषाण कालीन सिक्के या फिर मौर्योत्तर काल के सिक्कों के बारे में एक अलग से टॉपिक आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर से न केवल सिक्कों का प्रारंभ भारत में हो रहा है, बल्कि ऐसी ऐसी कलात्मक सिक्के हमें मिलते हैं जो बहुत ही अनोखे हैं। अब विदेशी यात्रियों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। निकोलो डी कॉन्टी वेनिस यानी कि इटली के यात्री थे। देवराय प्रथम के काल में आते हैं और ये अपनी पत्नी के साथ देवराय फर्स्ट के समय विजयनगर आया था। अब यहाँ पर भाई ये विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख करते हैं और ये बताते हैं कि भाई हम तो बढ़िया घूम रहे थे और हमने सती प्रथा देख ली और हमारी सती रोने लगी हुई कि भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। अब विजयनगर की परिधि के 60 मील ये बताते विजयनगर की परिधि, और जो राजधानी विजयनगर शहर है उसकी परिधि बता रहे हैं, ना कि विजयनगर साम्राज्य की। अब विजयनगर शहर के 90,000 लोगों को शस्त्र धारण करने योग्य बताते, मतलब कि काफ़ी हट्टे कट्टे और कुशल लोग यहाँ पर थे। इसने उल्लेख किया कि विजयनगर का शासक भारत के अन्य समकालीन शासकों से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये किसके समय पर आ रहा है ध्यान रखना? देवराय फर्स्ट के समय पर। एक चीज़ ध्यान रखना कि अक्सर सही जोड़ी के फॉर्म में ये पूछा जाता है। यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा कि कौन सा किस वंश का राजा है, सही जोड़ी बनाओ। यहाँ पर इस बात के ज़्यादा चांस रहते हैं कि भाई किसके समय पर कौन सा विदेशी यात्री आया, ये आपको बताना है, या फिर आपको क्रम जमाने के लिए पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है और यूजीसी नेट जेआरएफ में थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन अगर हम डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी हमारे दिमाग में उतार लें तो वो क्वेश्चन पेपर जो लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है वो हमारे लिए उतना ही ईजी बन जाएगा, है ना? अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना तो आप चाहोगे कि पेपर अच्छा डिफ़िकल्ट आए, इससे कट ऑफ काफ़ी नॉर्मल रहे और आपका सिलेक्शन और जल्दी हो। इसलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। निकोलो डी कॉन्टी ने देवराय के समय विजयनगर में मनाए जाने वाले नवरात्र व दीपावली उत्सव का उल्लेख किया है। उसके बाद में आता है अब्दुल रज्जाक, हेरात खुरासान क्षेत्र से आया था और देवराय सेकंड के दरबार में ही आता है। खुरासान के शासक शाहरुख मिर्जा का दूत बनकर देवराय सेकंड के दरबार में आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। अब इसका ग्रंथ है मतलौसा सदाई। क्या है ग्रंथ का नाम? मतलौसा सदाई। इसका मतलब है दो नक्षत्रों का उदय। मजमोला बहराई, दो समुद्रों का संगम। मजमोला बहराई क्या है? दो समुद्रों का संगम। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का उल्लेख किया है। राजा का खजाना गलाए गए सोने के पिंडों में रखा जाता था। ये क्या बताते हैं कि राजा का खजाना, इतना ज़्यादा खजाना था भैया कि
सोने को गलाते थे और उसके बाद में उसके पिंड बनाते थे गोल गोल लड्डू जैसे, और फिर उनको रखते थे। आप सोच रहे हो इनके पास में कितना खजाना था कि अगर सीधे इन्होंने गहने हीरे जवाहरात या फिर उनकी जो मूर्तियाँ वगैरह रखी हैं, अगर उनको डायरेक्ट रखेंगे तो जगह ही नहीं है उतनी। इतना बड़ा खजाना इनके पास में। यही कारण है कि विजयनगर साम्राज्य है चोल जैसे राजवंशों को टक्कर देता है और दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली, न केवल दक्षिण भारत बल्कि इस काल के समकाल में तो सबसे बड़े हैं ही ये। बहमनी साम्राज्य से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। ये भारतीय इतिहास के टॉप 10 राजवंश अगर आप देखोगे ना, तो उसमें आपको ये तीसरे चौथे नंबर पर आपको मिल जाएंगे। पहला तो जो, अगर मैं आपको बताऊं, अपन ऐसी बात करें तो पहला जो सबसे प्रभावशाली राजवंश आता है वो कौन सा आता है? मौर्य राजवंश। अब मौर्य राजवंश से ज़्यादा संपन्नता हमें गुप्त काल में मिलती है, लेकिन मौर्य राजवंश पहला ऐसा राजवंश होता है जो मगध और उत्तर भारत से निकलकर बड़े क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार करता है। उससे पहले हर्यक वंश भी था जो बड़े क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार करता है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रूप में स्थापित होते हैं। फिर हम गुप्त काल को देखते हैं, तो गुप्त काल भारतीय इतिहास में कला संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना जाता है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल की तुलना में कमज़ोर हो जाती है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था की बात करो या अन्य व्यवस्थाओं की बात करो तो वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि दक्षिण में चोल राजवंश भैया यहाँ पर इतने शक्तिशाली शासक हुए, राजेंद्र जैसे, राजेंद्र फर्स्ट सेकंड जैसे, जिन्होंने इंडोनेशिया शासक को भी हरा दिया। इंडोनेशिया में जहाज़ लेके पहुँच गए उनको हराने के लिए। अगर ये कुछ समय बाद पैदा हुए होते तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड को भी हरा देते, क्योंकि इनकी नौसेना ताकत भारत की किसी भी राजवंश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नौसेना ताकत अगर किसी के पास में रही तो चोल राजवंश के पास में थी। तो इन्होंने इंडोनेशिया, उस टाइम पर सोचो ज़्यादा हैवी राहत नहीं होते थे, उसके बावजूद इन्होंने इंडोनेशिया जैसे देशों को हरा दिया। ये दक्षिण चीन होते हुए ये चीन के साथ में व्यापार करते थे। श्रीलंका को तो ये बच्चा समझते थे, जब चाहे तब उठा के पटक दिए। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि जो कुछ अन्य वंशों में जो कुषाण राजवंश है, फिर उसके बाद में विजयनगर, फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो मुगल राजवंश है। तो ये कुछ ऐसे वंश हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ता है। अब हम ये सोचते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि भाई हम, कोई कब पैदा हुआ कोई कब मरा, हम क्यों पढ़ें? कोई युद्ध हुआ, कोई लड़ा मरा, हमको उससे क्या करना भाई? हमको नौकरी दे दो, पैसे दे दो, बात खत्म। अब ऐसे हम गणित में भी सोचते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये घंटे का थीटा, ये काम ही नहीं आता, अब क्या मतलब इसका? ऐसे विज्ञान में भी सोचते हैं लॉ ऑफ वेलोसिटी, ये कौन सा गुरुत्वाकर्षण नियम, मुझे क्या करना, सेब ऊपर से गिरा या नीचे से गिरा, मुझे तो सेब खाने से मतलब। तो ये बातें हम तब सोचते हैं जब हम पढ़ते नहीं हैं। जब हम पढ़ते हैं तब हमारा इंटरेस्ट जागता है, जब आपको पता लगता है कि आप जिस देश में रह रहे हो उसका इतिहास 5,500 साल से पहले से समृद्ध इतिहास है, और आज जहाँ पर आपके पास में बारिश के समय में सीवरेज का पानी आपके घर में घुस जाता है, 5,500 साल पहले हमारे पास में सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसके पास में ऐसा नगर नियोजन था, ऐसी सिटी प्लानिंग थी, ऐसा सीवरेज सिस्टम था जो आज भी क्या, हम कोशिश करके भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमसे तकनीक में उस समय पर भी बहुत आगे थे। हम देखते हैं कि दुनिया में जहाँ पर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता ग्रामीण जीवन जी रही थी, वहाँ पर दुनिया की एकमात्र और सबसे पहली नगरीय सभ्यता भारत के उत्तर में पनप रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। जब हम ये पढ़ते हैं कि कृष्णदेव राय जैसा एक शासक हुआ जिसको न केवल दक्षिण का बल्कि भारत के सबसे महान शासकों में गिना जाता है, तो यहाँ पर से हमें मोटिवेशन मिलता है। जब हम ये पढ़ते हैं कि अशोक जैसा शासक, जिसे पहले चंड अशोक कहा जा रहा है, जो बहुत ही नरसंहार कर रहा है, लेकिन एक युद्ध में जब वह रक्त बहते हुए देखता है, जब लोगों की हत्याएं देखता है, तो उसे लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं रखा, और वह सब कुछ त्याग देता है और वह शांति के लिए काम करता है। जब हम ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं तो इनको पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई पढ़ के छोड़ दो और सिर्फ इतना पढ़ो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। इनको पढ़कर आपको अपना कैरेक्टर भी बनाना है, इनको पढ़कर आपको सीखना है। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि भाई ये एग्ज़ाम में कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। आपको देखना है कि बिल्डिंग 90 डिग्री है तो यहाँ पर कौन सा थीटा लगेगा, ये बिल्डिंग ऐसी बनी है तो यहाँ पर कौन सा थीटा पर लगेगा। तो जब आप सिद्धांतों को, इतिहास को आप अपने जीवन में लागू करोगे
जब आप दुनिया में उनको देखोगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें समझोगे, तब आपको पता लगेगा और तब आपको मज़ा आएगा। आज हम जिस रुपया की बात करते हैं, इसको भारत सरकार ने 1947 में पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया था और ना ही अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया था। दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, दिल्ली सल्तनत के बाद एक शासक आता है शेरशाह सूरी, उसने इंट्रोड्यूस किया था। भारत में पहले ऐसा होता था कि मुद्रा की जितनी वैल्यू रहती थी, उतना ही उसका सांकेतिक मूल्य भी रहता था। सोने के सिक्के हम देख रहे हैं, सोने के सिक्के अगर 1 लाख रुपए किलो, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए किलो है, तो 1 किलो का अगर आप सिक्का किसी को दे रहे हो, तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही है जितनी उसकी सांकेतिक वैल्यू है। लेकिन पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा जारी करता है कि भाई ये तांबे का सिक्का है, लेकिन इसकी जो बनावट है या इसकी जो बनाने में इसको खर्च हुआ है, बनाने में खर्च हुआ 50 रुपये, लेकिन इसकी वैल्यू मैं आपको देता हूँ 500 रुपये। अब ये सिक्का आप किसी को दोगे तो इसमें राज्य की सील लगी रहेगी, मतलब राजा ये आपको भरोसा दे रहा है कि आप इस सिक्के के बदले 500 रुपये का सामान दो और इसकी 500 रुपये की वैल्यू आपको राज्य देगा। और यही मुद्रा प्रणाली आज भारत में प्रचलित है। आज हम देखते हैं 100 रुपये की नोट। क्या 100 रुपये की नोट को बनाने में 100 रुपये खर्च होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुश्किल से 10 से 15 रुपये 100 रुपये की नोट को बनाने में खर्च होते होंगे। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू तो 100 रुपये है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर, भारत सरकार ये वादा करती है कि भाई 100 रुपये लेके आप 100 रुपये का सामान दे दो, इस 100 रुपये की वैल्यू हम आपको 100 रुपये देंगे, हम ये आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो जब आप इतिहास पढ़ते हो, आप अपने आसपास की चीज़ें पढ़ते हो, चाहे वह कोई सा भी विषय हो, जब आप उसे अपने जीवन में लागू करते हो, दुनियादारी में देखकर समझने का प्रयास करते हो, तब वो न केवल इंटरेस्टिंग बनता है, वो आपको उसमें मज़ा भी आता है और आप उसमें और परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो। अब देखो, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन किया है और ये कहता है कि राजा का खजाना गलाए गए सोने के पिंडों में रखा जाता था। वह उल्लेख करता है कि विजयनगर का बाजार हेरात के बाजार से 10 गुना बड़ा था जहाँ से वह आया था। अब वह उल्लेख करता है कि विजयनगर, यह कौन उल्लेख कर रहा है? अब्दुल रज्जाक। वह उल्लेख करता है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह और 11 लाख सेनाएं हैं। जबकि हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है, सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पास में 6.5 लाख सेना थी। और यहाँ पर देखो, दक्षिण भारत का सिर्फ दक्षिण में ही है, इनका राज्य उत्तर में भी नहीं है, और इनकी सेनाएं कितनी है? 11 लाख। विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख यहाँ करता है और वह लिखता है कि राज्य में स्थित वैश्यालयों से राज्य को आय प्राप्त होती थी। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में जो वैश्यालय हैं, उनसे भी राज्य को आय का एक प्रमुख साधन माना जाता है। विजयनगर स्थित केंद्रीय सचिवालय राजलसम का उल्लेख करता है। तो ये केंद्रीय सचिवालय जो होता था, सेक्रेटरीट, इसको क्या कहते थे? राजलसम कहते थे, ये ध्यान रखना। विजयनगर में प्रचलित किलेबंदी की चर्चा करता है। फिर आता है अगला यात्री और इतिहास का निकेतन, वह रूस से आता है और विरूपाक्ष सेकंड के काल में वह आता है। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ध्यान रखना कि कौन सा विदेशी यात्री किसके काल में आ रहा है और कब आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, इन पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब देखो, बहमनी शासक महमूद तृतीय व विरूपाक्ष द्वितीय का ये समकालीन था और विजयनगर व बहमनी दोनों राज्यों में ये यात्रा करता है और दोनों का ये वर्णन भी करता है। डोमिंगो पायस अगला यात्री पुर्तगाल का ये होता है और कृष्णदेव राय के समय पर ही आता है। इसने विजयनगर में प्रचलित पशु बलि प्रथा का उल्लेख किया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये कब आ रहे हैं? ये इस काल में आ रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अलग अलग सन में आ रहे हैं और इनसे हमें जानकारी मिल रही है। अब कुछ ऐसे यूरोपीय भी आपको मिलेंगे जो 1498 से पहले आएंगे। अब उससे ये मत सोच लेना कि भाई ये 1498 से पहले समुद्र से आ रहे हैं, तो फिर वास्को डी गामा ने क्या किया? क्योंकि वास्को डी गामा के विषय में हम कहते हैं कि 1498 ईस्वी में जो दक्षिण अफ्रीका का जो टोंच है, उसकी नीचे वाला केप गुड होप, वहाँ से मेडागास्कर होते हुए वह कालीकट केरल पहुंचा था और यहाँ पर से भारत के सामुद्रिक मार्ग की खोज हुई।
तो अभी तक ये देखना कि भारत का जो यूरोप से व्यापार है वो समुद्र के माध्यम से नहीं है। भारत का समुद्र के माध्यम से व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा अरब क्षेत्र तक है और जो अफ्रीकी देश है उन तक है। यूरोप के साथ समुद्री व्यापार भारत का अभी नहीं है। भारत का समुद्री व्यापार कैसे होता है, या तो ये जाते हैं अफ्रीका के जो इथोपिया, इरिट्रिया वगैरह जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, वहाँ तक ये जाते हैं, या फिर अरब क्षेत्र जाते हैं, या फिर दक्षिण भारत वाले तो ऐसा करते हैं, और उत्तर भारत वाले जो हैं वह स्थलीय मार्गों का उपयोग करते हैं, जो तुर्की का कुस्तुनतुनिया है वहाँ तक जाते हैं और फिर वहाँ से उनका यूरोप में व्यापार होता है। तो यहाँ जो 1498 से पहले जो यात्री आ रहे हैं यूरोप के, ये आ रहे हैं भैया, ये आ रहे हैं स्थल मार्ग के जरिए। ठीक है, अगर ये समुद्र मार्ग से आ जाते तो फिर वास्को डी गामा को क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए ये बोलते भैया वास्को डी गामा को क्रेडिट देना है तो अभी ज़मीन से चल लो। तो मतलब इस समय तक समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सब कुछ सही चल रहा है। 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया, मुझे यकीन है आपको समझ में आता होगा, आप मैप देखना एक बार, आप देखना तुर्की, तुर्की जो है जिसको हम तुर्किया कहते हैं, टर्की, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा लगता है ग्रीस से लगता है, और जो बुखारेस्ट है ये वगैरह इनसे ही लगता है। तो यहाँ पर जो ग्रीस है या फिर जो यूरोपीय देश है, रोमानिया वगैरह, इनसे एक छोटा सा हिस्सा लगता है और उसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटाइल। वो व्यापारिक सेंटर था और वहाँ पर जाते थे भारतीय व्यापारी, और फिर वहाँ पर से यूरोपीय व्यापारी सामान खरीद कर ले जाते थे। जब यूरोपीय इस व्यापार केंद्र पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो यूरोपियों के पास में व्यापार का कोई क्षेत्र नहीं बचा, क्योंकि यूरोप और एशिया को जोड़ने का एकमात्र जो साधन था वह यही था। ठीक है, जो स्थल मार्गों को जोड़ने का क्षेत्र है वह यही है। उसके बाद फिर बहुत ही खतरनाक, अगर रूस में तो ऐसा पहाड़ ठंडे, उधर से व्यापार हो ही नहीं सकता। तो एकमात्र व्यापारिक स्थल जो यूरोप और एशिया को जोड़ता था वह तुर्किया कुस्तुनतुनिया ही था। इसके बाद में फिर अफरा तफरी मचती है यूरोप में, फिर बहुत सारे बौद्धिक पुनर्जागरण हम देखते हैं, भौगोलिक खोजें देखते हैं, और उन्हीं भौगोलिक खोजों में चाहे भारत की खोज हो या फिर अमेरिका की खोज हो, बहुत सारी खोजें हम देखते हैं। आगे बढ़ें तो बारबोसा हमें एक, अब देखो यहाँ पर जो डोमिंगो पायस है ये पुर्तगाल से कृष्णदेव राय के काल में आता है। ये विजयनगर में पशु बलि की उल्लेख करता है कि भैया पशु बलि होती है। ये नायंकार व्यवस्था की भी उल्लेख करता है। जब हम प्रशासन पढ़ेंगे तो इस नायंकार व्यवस्था को विशेष तौर पर देखेंगे। विजयनगर शासक को महान और न्यायप्रिय बताता है, और यह उल्लेख करता है कि विजयनगर शहर रोम के समान विशाल शहर है तथा यहाँ प्रत्येक देश से जुड़े व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। बारबोसा पुर्तगाली यात्री या पुर्तगाली अधिकारी के रूप में 1516 में कृष्णदेव राय के काल में आता है। 1516 में आ रहा है, इसका ये मतलब है कि किस मार्ग से आ रहा है, तो ये समुद्री मार्ग से आ रहा है, क्योंकि 1498 में समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी है, हम ये देख रहे हैं। अब इसके, और ये कृष्णदेव राय का जो कार्यकाल है ये भी कब का है, तो ये तब का है जब समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णदेव राय के काल में जितने भी शासक आपको यूरोपीय यात्री मिलेंगे वो कहाँ से आ रहे हैं, वो समुद्री मार्ग से आ रहे हैं। अब देखो, भारत आने से पहले 1500 से 1516 ईस्वी तक ये कहाँ पर रहा था, तो ये रहा था चीन में। अब चीन से ये फिर भारत में आया। विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख करता है, विजयनगर में जहाज निर्माण प्रणाली का उल्लेख करता है। वह उल्लेख करता है कि विजयनगर राज्य में काली मिर्च और चंदन मालाबार क्षेत्र, रेशम से चीन रेशम चीन से तथा हीरे एक कीमती पत्थर पेगू यानी कि बर्मा से आते थे। अब नूनीज नाम का एक छठवा यात्री भी हमें मिलता है, और यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था, और अच्युत देव राय के काल में ही आता है। इसके अनुसार विजयनगर शासक देवराय सेकंड को पेगू या बर्मा, आज का जो म्यांमार है, एवं तेनासरीम यानी कि जो बर्मा, ये सब किसके, आज के म्यांमार के हिस्से हैं। जो पेगू कहते हैं, जो ये दक्षिणी म्यांमार है उसका स्टेट एक माना जाता था उस काल में। तेनासरीम बर्मा क्विलोन या सीलोन केरल का पुराना नाम, केरल को कहते हैं।
श्रीलंका को सीलोन कहते हैं, यहाँ पर क्विलोन केरल को कहते हैं और सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। अब मलाया इंडोनेशिया, मलाया एक द्वीप है कहाँ पर, इंडोनेशिया में, और यहाँ के शासक कर देते थे किनको, विजयनगर शासक देवराज सेकंड को। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो आज का म्यांमार है, आज का केरल है, श्रीलंका पूरा देश, आज का जो इंडोनेशिया है, ये यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं विजयनगर साम्राज्य को। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने शक्तिशाली शासक थे। यह विजयनगर शासन में प्रचलित आंतरिक कलह तथा गृह युद्ध का भी वर्णन करता है। वह उल्लेख करता है कि विजयनगर में महिलाएं भविष्यवक्ता, लेखाकार, संगीतकार तथा खगोलविद की भूमिका निभाती है। वह उल्लेख करता है कि ब्राह्मण जो विजयनगर का ब्राह्मण है वह ईमानदार व अच्छे लेखक होते हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा न्यायकार व्यवस्था का उल्लेख करता है। 19 वह कहता है कि कृषक वर्ग अपने उत्पादन का 1/10 भाग राज्य को देता है, यानी कि 100 रुपये अगर उसने कमाया है तो 10 रुपये देगा। तो कह सकते हैं कि टैक्स प्रणाली काफ़ी लचीली रहती है और आसान रहती है। अब वह यहाँ पर सीजर फ्रेडरिक एक यूरोपीय यात्री भी आता है, और यहाँ पर ध्यान रखना कि सीजर फ्रेडरिक के विषय में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर आने वाला एकमात्र यात्री यही है। इसके बाद में कोई यूरोपीय यात्री हमें नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रश्न बन सकता है कि तालीकोटा युद्ध के बाद में विजयनगर आने वाले यात्री कौन है, तो वह कौन है, सीजर फ्रेडरिक। ये किस देश से था, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका नाम, और ये कब आ रहा है, तालीकोटा के युद्ध उसके बाद में ही आ रहा है। कब, 1570 में तालीकोटा का युद्ध होता है। अब देखो, तालीकोटा युद्ध के साथ ही समृद्ध विजयनगर साम्राज्य नाम मात्र के लिए बचल बानी, और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का ओम क्रीम ढीम चामुंडाई हो जानी। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का हो गया समाप्त। अब वीडियो भी करते हैं समाप्त, और वीडियो की आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जॉन रस्किन विक्टोरियन, जो कि एक लेखक हैं, वो कहते हैं, जब प्रेम और हुनर साथ काम करते हैं तो मास्टरपीस की उम्मीद की जानी चाहिए। जब आप किसी काम से प्यार करने लगें और उस काम में जब आप परफेक्ट हो जाएं, तो उस काम में किसी भी कुछ करोगे तो काम मास्टरपीस कहलाएगा। इसलिए अपने काम में हमेशा परफेक्ट बनने का काम करो और उससे हमेशा प्यार करो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर आपका कुछ और हुनर। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।